हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, हमने पिछली क्लासों में जो है पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और उस पर आधारित बहुत सारे जो उदाहरण दिए थे, सारे उदाहरण और प्रश्नावली 1.1, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बारे में। देखिएगा, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं वही अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब हमारा है कि जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? जैसे कि करड़ी में 2, या फिर हम कह सकते हैं रूट में 2। इसको जो हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रूट बोलते हैं और हिंदी में करड़ी बोलते हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं रूट में कितना? 2, या फिर इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं √2, और इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं हम? करड़ी में 2। ठीक, ये हमारी संख्याएं ऐसी हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ p और जो q है ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और हमारा √2 जो है ये कोई पूर्णांक तो है नहीं। पूर्णांक कौन कौन सी संख्या होती थी? माइनस में होती थी, 0 होती थी, और जो है प्लस में संख्याएं होती थी वो जो है क्या होती थी? पूर्णांक होती थी। और प्लस में भी जैसे कि हमारा हो सकता था 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इस तरह था। और माइनस में क्या था? -3 हो जाए, -4 हो जाए, -5 हो जाए। ये सारी जो हमारी क्या थी संख्याएं? ये पूर्णांक थी। और √2 है वो हमारा कहीं पूर्णांक तो है नहीं। इस वजह से √2 हमारा क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार की कोई भी संख्या जो कि करड़ी से बाहर ना निकल पाए, जैसे √3 हो जाए, ये ऐसा तो है नहीं। जैसे अगर √4 कहा जाए, √4 क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? यहाँ आपका आंसर होगा सर ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे, करड़ी का मतलब होता है क्या? किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2। आंसर इस जगह +2 और -2 आएगा, ये दोनों आएगा। लेकिन हम अधिकांश क्या लेके चलते हैं? +2 वाला लेके चलते हैं। ठीक, लेकिन हम क्या यहाँ पर मानते हैं? +2 मानते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर कैसे +2 और -2 कैसे दोनों हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता होगा कि माइनस गुणे अगर माइनस किया जाए तो आंसर प्लस में आता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अगर आपका माइनस गुणे प्लस किया जाए तो आपका आंसर माइनस में आता है, या फिर आपको प्लस गुणे प्लस किया जाए तो आपका आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये √4 है, ये +2 और -2 दोनों आंसर कैसे हो सकता है? देखिएगा, अगर ये -2 गुणे -2 अगर हम करेंगे इनका, तो हमारा ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 2 का गुणा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 2 का गुणा करेंगे वो प्लस है तो भी हमारा प्लस हो जाएगा और +4 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पर कितना आ जा रहा है? 4 ही आ जा रहा है। बात क्लियर हुई कैसे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है? लेकिन हम क्या लेके चलते हैं? +2 वाला आंसर लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक, तो हमने क्या देखा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। संख्याएं या तो परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी। ये 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की? परिमेय होगा या फिर अपरिमेय कोई संख्या होगी, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। और एक आती है अवास्तविक संख्या, जो कि एक इमेजिनरी किस्म की संख्या है, ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। ठीक, अवास्तविक संख्या जो कि वास्तविक है ही नहीं। ठीक, वास्तविक संख्या। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या फिर ये कहें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक
संख्या होती है। देखिए मेरे कहने का मतलब है आपका, देखिएगा हमने क्या कहा, वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, वे सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब संख्या रेखा के बारे में मैंने आपको कल हल्का से बताया था, ठीक। संख्या रेखा, या फिर कह सकते हैं कि परिमेय, जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय, ये जो दोनों संख्याएं हैं, इनको मिला के ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। जैसे परिमेय संख्याएं आप लोगों को पता है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, या फिर -1 परिमेय संख्या है, -2 परिमेय संख्या, -3 परिमेय संख्या है, या फिर हम कह सकते हैं 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, -4/5 हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं इसी तरह ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे ले सकते हैं करड़ी में 2 लिख सकते हैं, करड़ी में 3 लिख सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं करड़ी में 5 कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए, ये जब यहाँ पर कुछ ना लिखा रहे तो मतलब कि वर्गमूल निकालना है। जैसे कि हम यहाँ पर कर सकते हैं 3 लिख के और करड़ी में यहाँ पर फिर 5 कर देंगे, तो मतलब कि 5 का घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए ये इसके अंदर लिखा है, ये जो बना है ना, ये देखिए लगभग इसके अंदर, जिससे आपको लिखा हुआ एकदम छोटा सा, हल्का से छोटा करके और इसमें सटा के लिखा जाता है, तो इसका मतलब हो गया घनमूल। देखिए या फिर ऐसे कर सकता है आपको, यहाँ पर देखिए 4 लिख दिया और यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक। ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं वही होती हैं जिससे हम पूर्णांक के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं। इसमें नहीं चेंज कर पाएंगे, पूर्णांक के रूप में नहीं चेंज कर पाएंगे, या फिर उसे हम दशमलव में जब चेंज करेंगे तो वो जो है एक निश्चित पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। मतलब कहने का क्या होता है कि जैसे आप √2 का मान जो है 1.414 जानते होंगे, क्या जानते होंगे, 1.414 यही जानते होंगे, लेकिन ये लगभग मान लिखा गया है। ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, निश्चित एक सीक्वेंस नहीं मिलेगा कि नहीं इसके बाद यही होगा। बात समझ में आ रही, उसको आप करते जाएंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग सीक्वेंस उसके आते रहेंगे। बात समझे, ये थोड़ा सा और डिटेल है, इसको हम आगे आपको फिर मिलेगा, आगे हम फिर समझाएंगे आप लोगों को कि होता क्या है। अब देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं और वास्तविक संख्याएं क्या हैं, और यहाँ पर अपरिमेय ये सारी चीज़ें उदाहरण लेके हमने समझा दिया, परिमेय और अपरिमेय क्या चीज़ होते हैं। अब हम देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को कहने का मतलब जितनी सारी वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्या रियल संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय, यही दोनों मिला के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इसी में सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हमारी समाहित हो जाती हैं, मतलब सब की सब सारी वास्तविक संख्याएं जितनी हैं इसी में इंक्लूड हो जाती हैं। और सारी वास्तविक संख्याओं को हम किस पे डिनोट कर सकते हैं, किस पे प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर। देखिएगा अब संख्या रेखा के बारे में हम आपको बताते हैं कि संख्या रेखा आखिर होती क्या है। आप लोग, मेरी पहली क्लास में ही मैंने आप लोगों को थोड़ा सा टच कराया था कि संख्या रेखा क्या है, ठीक। और उस संख्या रेखा पे हमने आप लोगों को जो है पूर्णांक, जितने पूर्णांक थे उस सारे पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाए थे। अब देखिए संख्या रेखा पे हम सारी की सारी वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं। अब देखिए संख्या रेखा, मान लीजिए हम कोई ये एक रेखा खींच रहे हैं, थोड़ी सी रेखा सीधी नहीं हो रही, इस रेखा को हम सीधी खींचते हैं, ठीक। एक स्केल ले लेते हैं, इस स्केल से हम खींचते हैं सीधी रेखा। देखिए ये हमारी जो है एक हो जाएगी संख्या रेखा। क्या हो जाएगी, ये हमारी संख्या रेखा हो जाएगी। ये हमारी हो जाएगी संख्या रेखा। ये भी लग रहा है हल्का तिरछी ही हो गई, लेकिन आप लोग काम चलाइएगा, ठीक। ये है हमारी संख्या रेखा। देखिएगा
संख्या रेखा, इस संख्या रेखा को हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या रेखा कौन सी है, इसका नाम हम दे देते हैं संख्या रेखा है ये यल। इस संख्या रेखा का नाम क्या है, यल। इसमें हम कहीं बीच में एक बिंदु लेते हैं जिस पे हम लिख देते हैं 0। अब एक निश्चित दूरी लेके, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 1, फिर इतनी ही दूरी लगभग में ले लेंगे 2, 3, 4, 5 और ये आगे ऐसे ही चलती चली जाएगी। और इधर जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी किस में रहती हैं, प्लस में रहती हैं। अगर उसके हम आगे माइनस और प्लस कुछ ना लिखें मतलब कि वो प्लस में होती है, ठीक। और इधर भी हम एक निश्चित दूरी लेके लेंगे, दूरी एक निश्चित मतलब ये लगभग इसकी लंबाई हम क्या ले रहे हैं, 1 इकाई। देखिए इसमें 1 जोड़ रहे हैं फिर 2 आ जा रहा है, मतलब 1 इकाई है ना, 1 इकाई मतलब उसकी लंबाई लगभग हम कितना ले रहे हैं, 1 इकाई। इकाई का मतलब यहाँ पर होता है ना कि कोई जैसे कि हम मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी एक निश्चित उस पर हम जो है, जब हमें क्वेश्चन मिलेगा किस आधार पे मिलेगा, इकाई की जगह पे हम मीटर अगर मिलेगा तो मीटर लिख लेंगे, सेंटीमीटर मिलेगा सेंटीमीटर लिख लेंगे, किलोमीटर मिलेगा तो हम किलोमीटर लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या नाम लेंगे, हमेशा इकाई नाम लेंगे। इकाई मतलब यूनिट, इंग्लिश में उसमें क्या कहते हैं, यूनिट। और इधर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 और इधर ये ऐसे चलते हुए चला जाएगा। लेकिन आप लोगों को अब यहाँ लगा होगा सर ये सारी की सारी संख्याएं तो हमारी या तो फिर परिमेय है, ये परिमेय है या फिर पूर्णांक है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं तो है नहीं। और फिर आप कहेंगे सर ये सारी की सारी पूर्णांक हैं, सारी की सारी पूर्णांक है, लेकिन कुछ परिमेय भी संख्याएं जो कि आप इसमें नहीं लिखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या आप क्या कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं। 1/2 का मान कितना होता है, 0.5। 0.5 आप ध्यान देंगे तो 0 और 1 के बीच में ही कहीं पर आएगा ना, मतलब यहीं पर कहीं पर रहेगा, मतलब एक इसका निश्चित बिंदु होगा। और इस निश्चित बिंदु पे इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आ सकती, जिसे हम कहते हैं इसका अद्वितीय पद है। मतलब इसके स्थान पे और कोई पद नहीं आ सकता, इसके स्थान पे और कोई संख्या नहीं आ सकती, अद्वितीय संख्या है। मतलब इस बिंदु पे 0.5 के अलावा कोई संख्या कभी भी नहीं बैठ सकती। बात समझ में आ रही है। देखिए अब जैसे कि आप लोगों के दिमाग में और भी कोई संख्या है, कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक। अब जैसे कि ले लीजिए 2/5, 2/5 लिए। अब इसको हम जब भाग देंगे 2 में तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.4 आएगा। हम देखेंगे 0.4 कहाँ, 0.4 किसके किसके बीच में है, 0.4 0 और 1 के बीच में कहीं ना तो कहीं है, और लगभग पास में किसके है, लगभग 0 के पास में, मतलब कि लगभग यहीं पर कहीं पर होगा, यहीं पर कहीं पर होगा। अब मान लीजिए हम यहीं पर माइनस कर देते, अगर यहाँ पर हम माइनस कर देते, यहाँ पर इसके आगे हम -2/5 अगर करते तो हमारा ये जो आंसर आता ये भी माइनस में आता। अब हम देखेंगे माइनस की तरफ जाएंगे, 0 से -1 मतलब इसी के बीच में कहीं पर ये है। अब भाई हम एग्जैक्ट ये तो ले नहीं पाएंगे, कोई स्केल तो है नहीं कि इस पर लिखा गया है बहुत बारीक, बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ तो लिखी नहीं गई हैं, तो हम लगभग में लेंगे। लगभग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा -0.4। बात समझ में। तो हम कह सकते हैं कि -2/5 हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, इस बिंदु पे किया जा सकता है, 0 और 1 के बीच में, ठीक। अब कोई और संख्या आप ले लीजिए, कोई दिमाग में और आए जो कि 1 से बड़ी हो, -1 से जो है। देखिए आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देना होगा, यहाँ पर जब -1 से इधर आएंगे तो आप घटते हुए जाएंगे। क्यों, -1 से छोटा है -2, -1 से छोटा है -2। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर कैसे छोटा है, भाई वो माइनस में है। माइनस का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को सिंपली बताया, आप लोग याद रखिएगा इसको, माइनस को, कि माइनस मतलब होता है उधार। आप किसी से ऋण लिए हैं, आपके ऊपर कोई कर्ज है, तो मान लीजिए किसी के पास कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास 10,000 रुपये का कर्ज है, 10 रुपये -10 है, वो माइनस में 10 है ना, किसी से 10,000 रुपये अगर उधार लिया तो मतलब माइनस में 10,000 है। और कोई ऐसा लड़का है जो 20,000 रुपये उधार लिया है, मतलब कि वो उससे ज़्यादा गरीब रहा होगा तभी वह 20,000 रुपये उधार लिया है। बात समझ में आई, मतलब कि आपसे कम उसके पास पैसा होगा, उसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई, इसीलिए वह ज़्यादा उधार लिया। बात समझ में आई। चलिए देखिएगा, अब जैसे कि हम कोई और संख्या लेते हैं इस पे, ये तो हमारी सारी हो गई परिमेय संख्याएं, पूर्णांक,
ये सारे हमने इस पे संख्या रेखा पर डिनोट कर दिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर कोई अपरिमेय संख्या डिनोट करके दिखाइए। अपरिमेय संख्याओं को हम इस पे आखिर कैसे लिखेंगे? अपरिमेय संख्याओं को हम इस पे आखिर कैसे लिखेंगे? देखिएगा, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आपकी होती कौन कौन सी है? करड़ी में 2 हो सकती है, करड़ी में 3 हो गया, अपरिमेय है। और भी कोई ले लीजिए आप, करड़ी में 5 है, अपरिमेय है। ये करड़ी में 10 है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। ये सारी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। बात समझ आ रही? वैसी संख्याएं जो कि रूट में हो और उसका हम वर्गमूल अगर निकाल रहे हैं तो वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में ना निकले अगर, तो उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। बात क्लियर हुई? अगर कोई रूट में ऐसी संख्या हो जिसका हम वर्गमूल निकालें और एक पूर्णांक ना प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, पूर्णांक के साथ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे दे रहा है 0.25, ये है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.5। और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। और ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। क्या हो गई? परिमेय संख्या। कहने का मतलब किसी ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकालें और वर्गमूल निकालने के बाद या तो वो पूर्णांक में आए या फिर परिमेय संख्या में आए, या हम फिर सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो परिमेय संख्या में आ जाए। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में जो है पूर्णांक भी निहित है, पूर्णांक भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक, ये सारी जो चीज़ें हम पीछे की कक्षाओं में बता चुके हैं, पिछली क्लास जो हम लिए थे आप लोगों की उसमें बता चुके हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि ये जो अंडर रूट में है, अगर हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं और वर्गमूल निकालने के बाद एक परिमेय संख्याएं बन जा रही हैं, मतलब कि वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह से ये परिमेय संख्या के रूप में बन गई ना। लास्ट निकालिए, देखिए निकालने के बाद एक परिमेय संख्या के रूप में बन गई। लेकिन अगर वो एक दशमलव या फिर ऐसे पैटर्न वो नहीं, उसका वर्गमूल एक निश्चित नहीं निकल पा रहा है, तो क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं इस पे अपरिमेय संख्याओं को कैसे जो है दर्शाया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं पहले करड़ी में 2 को, √2 को, √2। चलिए हम मान लेते हैं जो बिंदु 0 है इसको हम मान लेते हैं A। क्या मान लेते हैं? इसको बिंदु A मान लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु A। पेन दूसरी यूज करते हैं। देखिए हम इसको मान लेते हैं बिंदु A है, इस वाले बिंदु को बिंदु A। इसको हम मान लेते हैं बिंदु कौन सा है? बिंदु B। अब इसके बीच की जो दूरी है ये कितनी है? 0 से 1 गए, मतलब कि 1 इकाई। इसके बीच की दूरी क्या है? 1 इकाई। आप इसी लंबाई की एक B पे लंब खींच दीजिए। लंब कैसे खींचा जाता है? उस पे सीधे लंब खींचा जाता है ऐसे कि इस पे जो ये जो कोण बने, कितने का बन जाए? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। थोड़ा सा तिरछा होगा, वो मैं हाथ से खींच रहा हूँ तो थोड़ा सा तिरछा इधर उधर होगा, उसको मत ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये जो लंबाई हम ले रहे हैं ये भी 1 ही इकाई ले रहे हैं। कितना? 1 इकाई। और ये भी कितना है? 1 इकाई। अब देखिए ये जो हम मान लीजिए यहाँ पर कहाँ तक ले गए? बिंदु C तक ले गए, बिंदु C तक ले गए। अब ये बिंदु A को और बिंदु C को जब हम मिलाएंगे, बिंदु A को और बिंदु C को जब हम मिलाएंगे ये हमारा जो प्राप्त होगा ये करड़ी में 2 प्राप्त होगा। अब आप लोगों को दिमाग में तुरंत आ गया होगा, सर आपको कैसे पता चला कि करड़ी में 2 आया होगा? है ना? तुरंत अधिकांश बच्चों के दिमाग में ये आया होगा, सर हमें ये नहीं पता चला कि करड़ी में 2 कैसे आया, और हमें ये भी नहीं पता चला कि हमें कब यहाँ पर 1 लेना होगा, कब कितना लेना होगा। इन सब सारी चीज़ों को हम अभी बताएंगे। अभी आपका चैप्टर ये ख़त्म होने दीजिए, आपका कोई भी डाउट नहीं बचने दूंगा मैं, विश्वास करिएगा मेरे ऊपर। बस आप जो है कंसंट्रेट होके इसको पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिएगा। ठीक, अच्छे से शांतिपूर्वक एक शांत माहौल में जाके वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। अब देखिए ये √2 कैसे आ गया? एक परिमेय है, किसका? पाइथागोरस। एक पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे। ठीक, एक पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे जो कि कहाँ के थे? ग्रीस के। ठीक, देखिए उन्होंने बताया था कि कोई ऐसा त्रिभुज हो
जो कि यहाँ 90 डिग्री बना रहा हो। क्या कर रहा हो? 90 डिग्री बना रहा हो। इसमें जो हम इसको नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेस। और ये जो खड़ी लाइन है इसको हम कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक। और इस लंब को जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको हम जो है क्या बोलते हैं? कर्ड। क्या कहते हैं? कर्ड, हाइपोटेनियस, कर्ड। अब देखिएगा, पाइथागोरस ने एक नियम दिया। पाइथागोरस ने क्या कहा? कर्ड का स्क्वायर बराबर, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो है किसने दिया? पाइथागोरस ने एक नियम दिया था। किसने दिया था? पाइथागोरस ने। ये किसका नियम है? पाइथागोरस का नियम है। पाइथागोरस कौन थे? एक गणितज्ञ थे। उन्हीं के नाम पे इस नियम का नाम ही पड़ गया पाइथागोरस नियम। ठीक। तो अब देखिएगा, हमने यहाँ पर लंब कितना दिया था? 1। तो हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर आधार कितना लिया था? ये भी 1 है। ये एक त्रिभुज बनाना और ये एक 90 डिग्री बनाना। लंब अगर किसी पे खींचा जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 1 ही आएगा। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। चलिए इधर लेते हैं, ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। तो हमारा क्या आ गया? कर्ड का स्क्वायर बराबर 1 1 जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए, अगर ये इधर स्क्वायर है, अगर ये इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर भी कर्डी लगा दें और इधर भी कर दें। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर से ये कर्डी खत्म हो जाएगी। तो हमारा क्या बच जाएगा? कर्ड बराबर कर्डी में 2, या फिर हम कह सकते हैं √2। तो हमारा कर्ड यहाँ पर कितना आ गया? √2। बात क्लियर हुई कैसे आया ये? यही जो है आपको उदाहरण नंबर 1 में दिया है। आपका पूछा है कि संख्या रेखा पर √2 को दर्शाइए कि कहाँ पड़ेगा। अब ये अगर √2 ये लंबाई है तो हम इस जगह पे एक, जैसे कि आपका होता है गोला प्रकार टाइप का कुछ लेंगे। ठीक। हम जैसे कि ले लेते हैं, यहाँ पर कोई रस्सी वगैरह नहीं, हमारा एक केबल ही है, इसी को देखिए। जैसे कि हम इसको यहाँ से ले रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, देखिएगा। जैसे कि ये हम इसको मोड़ेंगे तो ज़्यादा सही आपको दिखेगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ से ले रहे हैं, ये यहाँ से। ठीक। अच्छा, इसको इधर करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ से हम रखें और इसकी लंबाई देखें, यहीं से हम इस पर जैसे गोला प्रकार रहेगा, ये जो ऊपर वाली हमारी उंगली है, यहाँ पर कोई पेन रहेगा और इसको जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा कहाँ मिल रहा है? इस रेखा पे। इस रेखा पे देखिए यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर कि ये मिट गया। हाँ, अब इसी हाथ में हम पेन लेके आपको घुमा के दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसी जगह पे हम जैसे कि ये पेन ले लिए, इसी लंबाई पे हम जैसे कि ये पेन पकड़ लिया हाथ में। ठीक। देखिएगा, अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा? कि इस रेखा पे। देखिए इस रेखा पे कहाँ काट रहा है? इस रेखा पे। अब यहाँ से ये पता चला, ये जो कर्डी में 2 लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, वही लंबाई ये जहाँ पर काट रहा है, हम मान लेते हैं कि ये कहाँ काट रहा है? P बिंदु पे काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है? ये बिंदु P पर काट रहा है। तो इसकी जो ये लंबाई हुई, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई हुई, ये भी, इसकी भी लंबाई कितनी रहेगी? कर्डी में 2। तो हम संख्या रेखा पे दर्शा दिए ना कर्डी में 2 कहाँ है, तो मतलब कि कर्डी में 2 कहाँ पर आएगा? कर्डी में 2 यहाँ बिंदु P पे आ जाएगा। बिंदु P पे हमारा कितना प्राप्त में हो जाएगा? कर्डी में 2। तो हमने संख्या रेखा पे कर्डी में 2 दर्शा दिया ना, और कर्डी में 2 क्या है हमारा? है अपरिमेय संख्या है। कितना इजीली आप लोग दर्शा लिए। ठीक। आपको एग्जाम में ऐसे आता है कि विस्तार पूर्वक उसको जो है संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये आपका था उदाहरण नंबर 1। अब देखिएगा, आपका उदाहरण नंबर 2 में क्या कहा है? उदाहरण नंबर 2 में जैसे कि यहाँ पर √2 पूछा था, उदाहरण नंबर 2 में अब कह रहा है कि आप संख्या रेखा पे √3 ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा में √3 आखिर कहाँ आएगी? तो आप लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने सारे प्रोसेस किए हैं, मतलब ये जो सारा काम मैंने किया है,
अगर अंडर रूट 3 आपको पूछ रहा है, अगर आपसे अंडर रूट 3 पूछ दे रहा है कि अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो ये जितना सारा काम मैंने किया अंडर रूट 2 ज्ञात करने के लिए, पहले आपको ये करना पड़ेगा। आप जब ये निकाल लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इसके आगे का स्टेप, अंडर रूट अगर 3 ज्ञात करने के लिए कहा तो पहले आपको इस रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा। मतलब कहने का कि पहले आपको अंडर रूट 2 ज्ञात करना पड़ेगा। पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, करड़ी में 2 आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जब आप करड़ी में 2 ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद अब क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे आप, आपकी ये रेखा जो थी, ध्यान दीजिएगा मैं ब्लैक पेन अब यहाँ यूज कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक, अंडर रूट 3 ज्ञात करने के लिए। अंडर रूट 3 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान दीजिएगा, पहले आपको अंडर रूट 2 ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि उदाहरण नंबर 1 में दिया था। उदाहरण नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, अंडर रूट 3 ज्ञात करने के लिए, ठीक, करड़ी में 3 ज्ञात करने के लिए। तो हम देखेंगे ये वाली जो रेखा हम यहाँ से ऐसे सी पे मिलाए थे, बी से सी, ये जो हमारा बिंदु कौन सा था, बी, यहाँ पर जगह ना होने की वजह से मैं बी यहाँ लिख रखा हूँ और ये यहाँ ये पी रखे हैं, ये सी लिख रखे हैं। तो ये जो रेखा ऐसे गई है, इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसी रेखा पे एक हम ऐसे लंब खींचते हैं, क्या करेंगे हम, एक लंब खींचेंगे इसी रेखा पे, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये जो ए से सी तक है, ए से कहाँ तक है, सी तक है, इस पे जो हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, इस पे नहीं खींचेंगे, ठीक। ए से सी जो है ये ए, ये वाली रेखा, इस पे हम जो क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। इस पे जब हम एक लंब खींचेंगे तो ये लंब कैसे खिंचाएगा, ऐसे ही खींचा जाएगा ना, ऐसे ही आएगा, देखिए ऐसे ही आया। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है हमारा बनेगा यहाँ पर कितना, 90 डिग्री, और इसकी जो हम लंबाई लेंगे, इसकी भी लंबाई हम कितनी लेंगे, 1 इकाई। कितनी लंबाई लिए, 1 इकाई लंबाई लिए इस, और ये बिंदु हम मान ले रहे हैं कि कौन सा बिंदु है, डी मान लेते हैं, ठीक। अब इस डी को हम इस ए से मिलाएंगे, इस डी को हम किससे मिलाएंगे, इस ए से मिलाएंगे। इस डी को जब हम ए से मिलाएंगे तो ये जो हमारी लंबाई प्राप्त होगी, ये करड़ी में 3 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त हो जाएगी, करड़ी में 3 प्राप्त हो जाएगी। अब आप लोग फिर बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये करड़ी में 3 ही है, तो फिर हम कहेंगे आपसे कि पाइथागोरस नियम लगाइए। आप क्या करिए, पाइथागोरस नियम लगाइए। देखिए आप लोग भी जब करते करते ये एक हैबिचुअल हो जाएंगे, आदत लग जाएगी आप लोगों को ऐसे करते, आप लोगों के दिमाग में भी तुरंत हिट करेगा कि सर हाँ ये ऐसे होता है, ठीक। आप लोगों का अभी शुरुआत है तो थोड़ा से आप लोग ध्यानपूर्वक देखा करिए। ये सब जैसे ज्ञात किए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, इसी पे आप लोग क्या ज्ञात करेंगे, आप देखिएगा आप लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, करड़ी में 2, करड़ी में 3 कैसे निकालेंगे। जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो ये चित्र बन रहा है, ये यहाँ से लेके ये जो ऐसे बन रहा है, ये इसको हम लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये जो बिंदु ए वाला है, और ये बिंदु कौन सा है, ये सी वाला है, और ये बिंदु कौन सा है, डी वाला। इसी त्रिभुज को हम बाहर निकाल लिए और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन ही रहा था, तो यहाँ पर ये लंब हो गया। अब यहाँ पर ये आधार हो गया, इसके आधार पे अब क्या हो गया, ये वाला आधार बन गया। इस त्रिभुज के लिए कौन सा आधार बन गया, ये आधार बन गया, और ये वाला लंब बन गया, ये वाला कर्ण बन गया। अब देखिएगा हमारा ये जो है आधार यहाँ पर कितना था, करड़ी में 2 था, कितना था, करड़ी में 2, और लंब कितना है, 1 है। तो कर्ण बराबर होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमारा लंब यहाँ पर कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना हमारा, करड़ी में 2, करड़ी में 2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा 1 ही आ जाएगा, और ये करड़ी में 2 है, यहाँ से करड़ी और स्क्वायर जो है कट जाएगा, तो हमारे क्या बच जाएगा, 2। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 3। हमारा यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 3। अब देखिए ये कर्ण के स्क्वायर बराबर है ना, यहाँ पर हमारे यहाँ कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, कर्ण का स्क्वायर। अब स्क्वायर या तो हम दोनों तरफ ऐसे अंडर रूट लगा दें, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। हमारा क्या प्राप्त हो गया, कर्ण बराबर 3। लेकिन हमें ये अभी हमने प्राप्त किया, अब हमें देखना है कि संख्या रेखा पर ये कहाँ आएगा, संख्या रेखा पर ये कहाँ आ जाएगा। देखिएगा करड़ी में 3 जो हमारा संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगा। रुकिए हम कुछ और देखते हैं कैसे लेंगे इसको, थोड़ा सा। देखिएगा करड़ी में 3, ये जो हम रेखा ले रहे हैं, ये देखिएगा इसी से देखते हैं,
इसको जब हम लेंगे यहाँ से, जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे यहाँ पर, देखेंगे कहाँ पर काट रहा है, ये 2 से थोड़ा पहले यहाँ पर काट रहा है। कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर। इसी को पेन के साथ उठाएं हम। पेन कौन सा कलर यूज करें, रेड वाला यूज करें, रेड वाला दिखेगा, दिखेगा। यहाँ से ऐसे उठा रहे हैं इसको, अब ऐसे घुमाएंगे, जब हम ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये इस पे काटा, अब ये जो बिंदु इस पे काटा, आप इस बिंदु का कोई भी नाम लिख लीजिए, बिंदु ओ नाम रख दीजिए। क्या रख दीजिए, ओ रख दीजिए, या फिर यहाँ पर क्यू रख दीजिए। ठीक, क्या नाम रख दीजिए, क्यू। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, क्यू। इस बिंदु का नाम मैंने पी रखा था। ठीक, अब इस क्यू पे कितना हो गया, करड़ी में 3। तो इस संख्या रेखा पर करड़ी में 3 आप लोगों ने कहाँ दर्शा दिया, यहाँ पर। ठीक, आप लोग यही सारा काम, आप लोगों के पास गोला प्रकार भी रहेगा, स्केल भी रहेगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ तक आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा, कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। और इसको जो है आप प्रैक्टिस करके इसको कॉपी में बनाएंगे, और कॉपी में बना के हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। हम उसको चेक करेंगे कितने लोग सही कर रहे हैं या कितने लोग गलत कर रहे हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। जितना चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो लास्ट में बहुत पछताना पड़ेगा, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अगर आपके बड़े भैया होंगे, बड़े भाई, बड़े बहन, जो कि इस टाइम तैयारी के पीरियड में होंगे, मतलब तैयारी कर रहे होंगे, ठीक, किसी जॉब के लिए, या फिर वो बेरोजगार होंगे, उनसे पूछना कि ये 9 से लेकर इंटर तक की पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि आपकी उम्र के बच्चे नहीं समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बड़े भाई की तरह मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मैं कह रहा हूँ उसको करते चलिए। विश्वास मानिए, मैं आपको इंटर पास होते होते, आप इंटर जब तक क्वालिफाई करेंगे, 9 के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो इंटर जो है जब तक क्वालिफाई करेंगे, अगर मेरे साथ 4 साल वो लगे रह गए, तो विश्वास मानिए मैं उनको बीए फर्स्ट ईयर में जाते जाते वनडे एग्ज़ाम तो निकलवा ही दूंगा, जो कि 10+2 से मिलती है। ठीक, चलिए हम फिर आप लोगों से कल आगे कुछ और उदाहरण बचे हैं, और फिर प्रश्नावली 1.2 को भी सॉल्व करवाएंगे। चलिए ठीक है, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।